एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हिंदी में इसको वैद्युत धारा बोलते हैं। तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में करके स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रेस्ट कंडीशन और इलेक्ट्रिसिटी की मोशन कंडीशन। जब इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट कंडीशन में होता है तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तो चार्ज के बिहेवियर, उसके नेचर, उसके इफेक्ट को जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं जेवी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इससे रिलेटेड हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करता है, ऑपरेट करता है, उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, यानी कि चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत उसका स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि चार्ज के कारण एक फोर्स होता है। अगर एक चार्ज कोई स्थिर कंडीशन में है तो उसके कारण एक फोर्स लगता है। किसी स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, किसी स्टैटिक चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत स्टडी किया है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके बिहेवियर, नेचर और इफेक्ट के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तो उसका स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना होगा कि करंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम लोग सिंपल से इसका डिफिनीशन जानते हैं, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैं एक सिंपल से सर्किट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज करो कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर वायर है और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर कोई कंडक्टर है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा? मैंने बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर सपोज करो कोई कॉपर वायर है तो कॉपर वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो होना चाहिए। नेट फ्लो होने का मतलब समझो, सपोज करो कि इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, टक्कर होगा, और उनका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक यूनी डायरेक्शन नहीं है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए क्या होता है?
किसी भी कंडक्टर में नॉर्मल कंडीशन में करंट नहीं फ्लो होता है। अब जब इसी कंडक्टर को किसी सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ हम लगा दिए एक बैटरी, यहाँ हमने एक बैटरी लगा दिया, और जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। करंट क्यों फ्लो होने लगता है? देखो बैटरी क्या करता है, किसी भी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का रिपेल करेगा। यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन पर यूनिडायरेक्शनल फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल भी इसको पुश करके इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यानी कि इस कंडीशन में चार्ज का क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने लगा, नेट चार्ज फ्लो होने लगा। तब इस कंडीशन में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में क्यू चार्ज है, इस कंडक्टर में पूरे क्यू चार्ज है, और इस पूरे चार्ज को, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक आने में टाइम लगता है टी, स्मॉल टी टाइम लगता है। ए से बी तक पूरे चार्ज को फ्लो होने में टाइम लगता है टी। तब इस कंडीशन में होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। तो नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यू, एंड टाइम कितना लग रहा है, टी। तो इस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। अब देखो कोई भी कंडक्टर होता है तो चार्ज इसमें फ्लो होते हैं, तो कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इसमें हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, n है, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, E होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक है। तो किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, वेयर Q इज net charge flow and n is number of free electron and E is equal to charge on electron। आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखो यहां पर करंट की हम लोग बात करें तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो करंट का एक मैग्नीट्यूड भी है। देखो करंट फ्लो होने का कन्वेंशन क्या होता है, करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि इस केस में अगर देखो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ए से बी की ओर ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ए से बी की ओर, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से बी से ए की ओर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशन है, कन्वेंशन माना गया है कि फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। ठीक है। अब देखो करंट में डायरेक्शन भी है और करंट का मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैंने बताया है कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। फर्स्ट उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा इट मस्ट बी फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर एडिशन को कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो नहीं कर रही है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वह एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। सपोज करो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। एक दूसरा वायर है इधर से आ रहा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, ठीक। और दोनों कंडक्टर के बीच में एंगल हम मान लेते हैं 90 डिग्री है, और यहाँ पे एक ज्वाइंट्स आता है और इस ज्वाइंट से एक कंडक्टर जाता है
और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? इसमें फ्लो होने वाली करंट होती है 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों करंट का रिजल्टेंट इन दोनों कंडक्टर्स वायर के बीच बनने वाले एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, यानी कि करंट का हम लोग अलजेब्रिकली सम करते हैं, तो इसीलिए करंट हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से हम लोग लिखेंगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें अगर क्लियर है तो हम देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके क्रॉस एक वोल्टेज भी प्रोड्यूस होता है। तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज साइमन ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम, और उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगा। तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, तो उसी रिलेशन को बताने के लिए सर जॉर्ज ओम्स ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, सपोज करो एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके से, और इस कंडक्टर का दो टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? इसको बताने के लिए ओम ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ ऑल द फिजिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट like temperature, pressure, length, then voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Simply इसको बोल सकते हैं V proportional to I at constant temperature, pressure, length, स्ट्रेन। यानी कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशंस में क्या आएंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, इसका लेंथ और इस पे लगने वाला स्ट्रेन, ऑल दिस फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो जहां से भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर वेयर R इज कांस्टेंट। R इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कांस्टेंट को मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। R इज रेजिस्टेंस, ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस। तो बात है गई कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो नया टर्म ही यूज हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। Resistance is the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of current in that conductor. Resistance किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का अपोज करती है। ओके, यानी कि रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस इट अपोज फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो होने का अपोज करता है।
तो अगर यहां से हम लोग देखें v इज इक्वल टू आई आर से देखें तो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा, r इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो इस वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे ओम्स लॉ को बता सकते हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस एक्सिस पे हम लोग लेते हैं दिस इज द करंट एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं दिस इज द वोल्टेज। तो देख रहे हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, V और I में एक लीनियर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि I जैसे जैसे बढ़ेगा V का वैल्यू भी वैसे वैसे ही इंक्रीज होगा। तो अगर हम ओरिजिन से अगर इसमें ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप क्या हो जाएगा, अगर इसका हम स्लोप निकालें किसी पॉइंट पे, अगर इसका हम लोग स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आई एंड दिस इज द इक्वल टू r। यानी कि अगर हमें वी आई ग्राफ दिया है और वी आई ग्राफ से हमें किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो डायरेक्टली उसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। ओके, अब देखो अगर हमको ग्राफ दे दिया है, जैसे कि इस तरीके से हमको ग्राफ दे दिया, इस तरीके से हमको ग्राफ दे दिया, दिस इज आई एंड दिस इज वी, और दो ग्राफ हमको दे दिया, दो ग्राफ हमको दे दिया, दिस इज टेम्परेचर T1 एंड दिस इज टेम्परेचर T2 एंड दिस इज एंगल थीटा 1 एंड दिस इज एंगल थीटा 2। अब हमको पूछ दिया कि बताओ कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है। T1 टेम्परेचर पे एक VI ग्राफ दे दिया, यानी कि VI ग्राफ के थ्रू रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस पे बढ़ता है। तो इस केस में हमको बताना है कि टेम्परेचर कौन से ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा या T2 ज़्यादा होगा। तो अगर दोनों ग्राफ के लिए हम लोग, दोनों ग्राफ के लिए अगर हम स्लोप निकालें तो यहाँ से अगर हम लोग देखें tan थीटा 1, tan थीटा 1, tan थीटा 1 क्या होगा, tan थीटा 1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, tan थीटा 2 होगा ना, क्योंकि देखो अगर tan थीटा 1 ले लेंगे तो यहाँ पे हम अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस केस में क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर, और इस केस में क्या होगा, दिस विल बी लेस। सो इस केस में tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, ठीक। और tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 होगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा R1 इज ग्रेटर देन R2, और R1 अगर ग्रेटर देन R2 है तो किस केस में R1 विल बी ग्रेटर देन टू R2, इफ टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा, V का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, और करंट का यूनिट एम्पियर। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं हम लोग ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से ओम। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें R का, तो R इज इक्वल टू है V अपॉन आई। V को हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू अपॉन आई, ठीक है। तो W क्या होता है, W का डायमेंशन होता है ml2t-2 एंड Q का क्या होता है, Q का 80 एंड I का T। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है इसका ml2 t पावर 80, सॉरी 80 इसका हो जाएगा I, तो यहाँ पे हो जाएगा ml3 I है यहाँ पे ना, तो ml2t-3 a-2 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R का डायमेंशन हो जाएगा ml2t-3 a-2,
दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये हमारा टोटल ओम्स लॉ है। अब देखो ओम्स लॉ कैसे किसके लिए वैलिड होता है? ओम्स लॉ वैलिड होता है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस भी दो तरीके का होता है, एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है। रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है। रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओमिक रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, यानी कि जिसमें रिलेशन हो V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज कॉल्ड द ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होगा? जिसमें कि V और I में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे कि हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? हम लोग डायोड की बात कर सकते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ट्रायोड, दीज आर द नॉन लीनियर रेजिस्टर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो इनके बीच ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और इनके बीच ग्राफ कैसे बनता है? इनके बीच अलग अलग कंडीशंस में इनके बीच क्या होता है? ग्राफ अलग अलग बनता है। तो दीज आर द नॉन लीनियर रजिस्टर। तो आई होप आप लोगों को ओम्स लॉ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर अगले टॉपिक में हम लोग एक नए पॉइंट को स्टडी करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।